नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है राज। मेरा नाम रुचिका है। मैं एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मैं अनाथ थी, इसलिए ज़्यादातर समय अस्पताल में ही रहना पसंद करती थी। एक रात मैं बहुत देर से अस्पताल से घर लौट रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और मैं अकेली थी। अचानक दो लड़के मेरा पीछा करने लगे। मुझे उनसे डर लगने लगा, इसलिए मैं तेजी से उनसे दूर भागने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि शहर का माहौल बहुत बिगड़ चुका है और लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। मैं जितनी तेज दौड़ सकती थी, दौड़ने लगी। तभी मुझे एक कार एक तरफ खड़ी दिखी। मैंने डर के मारे उस कार के डिग्गी में छुपने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह कार चल पड़ी। मैंने सोचा जैसे ही मौका मिलेगा, मैं डिग्गी से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन वह कार एक बड़े बिजनेसमैन की थी और सीधा एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। जब कार के गार्ड्स ने मुझे डिग्गी में देखा, तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई चोर हूँ। उन्होंने मुझे बंगले के अंदर तहखाने में जाकर पूछताछ शुरू कर दी कि मैं कौन हूँ और कार में कैसे आई हूँ। मैं उन्हें अपना सच बता रही थी, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद उस बंगले का मालिक विराज राजपूत आया। उसने मुझे देखा और उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गई। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे चेहरे को सहलाने लगा, और फिर जो कुछ उसने मेरे साथ किया, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी उस तहखाने में ही सिमट गई थी। वहां सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मैं एक अनाथ थी, एक ऐसा बावजूद जिसका कोई अपना नहीं था। मेरा कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी और कोई ऐसा नहीं था जो मुझे अपना कह सके। मैं सिर्फ अनाथालय की चार दीवारों में ही जिया करती थी। मेरी आंखें भी वहीं खुली थी। किसी ने मुझे एक सफेद चादर में लपेटकर अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था और चला गया था। शायद मैं किसी की गलती का नतीजा थी। लोग कहते थे कि मुझे तो गोद ले लो, लेकिन मुझे नाम मत दो, क्योंकि मेरी परवाह नहीं करेगा। बचपन में ही मैंने समझ लिया था कि अनाथ होना किसी जुर्म से कम नहीं होता। अनाथालय में खाने को तो मिलता था, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। वहां बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों को तंग करती थी और मैं एक कमजोर सेहत वाले लड़की थी जो हमेशा उनकी शिकार बनती थी। मेरी जिंदगी रोते रोते ही कट रही थी। मैं हर रात ठीक से सो भी नहीं पाती थी। पहले मैं ऊपर वाले से दुआ किया करती थी कि कोई मुझे यहाँ से ले जाए या मेरी जिंदगी ही खत्म कर दे। लेकिन किस्मत को मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलना था। अनाथालय में प्यार जैसा कोई शब्द ही नहीं था। वहाँ कोई किसी का नहीं था। वहाँ सिर्फ पैसे की अहमियत थी। मैं कई रातें भूखी प्यासी रही। अगर कोई खाने दे तो देता तो खा लेती, नहीं तो भूखी ही सो जाती, क्योंकि वहाँ की बड़ी लड़कियां मेरा खाना छीनकर खुद खा जाती थी। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन थे। क्या दुनिया मुझे सिर्फ इसलिए अनाथ मानती है क्योंकि मैं अनाथालय में हूँ, या वाकई मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है? या फिर कौन था जिसने मुझे इस अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था? यहाँ ऑफिस में एक फाइल थी जिसमें सिर्फ एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा था जो मेरे साथ उस दिन मिला था। उसी को वहां से इंचार्ज ने मेरी फाइल में रख दिया था और वही मेरी पहचान का एक हिस्सा बन गया था। मैं किसी की गलती थी, ऐसा वजूद जिसका कोई अपनाने वाला नहीं था। लेकिन मैंने बस खुद से एक वादा किया था कि अगर दुनिया मुझे अपनाने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मैं खुद को ही अपना न बना सकूं तो फिर इस दुनिया से क्या उम्मीद करूं? मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगी, अपने लिए जीऊंगी और खुद ही अपनी ताकत बनूंगी। जब मैं 14 साल की थी, तब अनाथालय में हो रहे जुल्म सहना मेरी ताकत से बाहर हो गया था। इसलिए मैंने वहां से भागने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं वहां घुट घुट कर नहीं रह सकती थी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनाथालय की दुनिया से बाहर की दुनिया और भी ज्यादा घुटन भरी है। अगर एक अनाथालय ये है, तो ये दुनिया पूरी एक दूसरा अनाथालय है, जहाँ अनाथ बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। एक रात मैंने खिड़की से चुपचाप बाहर निकलकर अनाथालय को पीछे छोड़ दिया और सड़कों पर आ गई। बाहर की दुनिया मेरे लिए एकदम नई थी।
यहाँ की कोई भी सड़क या रास्ता नहीं पहचानती थी। लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मैं सड़कों पर भटकती रही। भूख और सर्दी के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं था। जनवरी की कड़ाके की सर्दी थी। रात का अंधेरा भी कोहरे की वजह से ठीक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मुंह से गर्म भाप निकल रही थी और मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे पास खुद को संभालने का कोई वक्त नहीं था। ठंड से बचाने के लिए मेरे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी थी, सिकुड़ी सिमटी हुई, और अपनी बेबस आंखों से सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या इनमें से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं इन लोगों की किस्मत देखकर खुद पर तरस खा रही थी और सोच रही थी कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। मुझ में अब और सर्दी सहने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए मैं वहां से उठी और सड़क के दूसरे ओर चलने लगी, जहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी। शायद वो एक अस्पताल था। मैंने बाहर लगे बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़े तो वह एक सरकारी अस्पताल था। मैं धीरे धीरे उस अस्पताल के अंदर गई। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये अंधेरा कमजोरी और भूख की वजह से था। मेरी चेतना जा रही थी। मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर मैं उस सरकारी से अस्पताल के बाहर ही बेहोश होकर गिर गई। शायद मुझे अगले दिन सुबह होश आया। जब मैंने होश में आकर आंखें मसलते हुए खोली तो देखा कि मेरे चारों ओर कुछ नर्सें खड़ी थी, जो सफेद कपड़ों में थी, और सभी मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई और अपना सिर खुजाने लगी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। फिर उनमें से दो नर्सें मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उनकी मुस्कान से ही उनके व्यवहार में नरमी झलक रही थी। एक नर्स तुरंत अंदर आई और पानी ले आई। उसने मुझे पानी दिया और कहा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? लेकिन घबराहट के कारण मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मेरी बातें मेरे गले में ही अटक गई थी। मैंने जल्दी से नर्स के हाथ से पानी का गिलास लिया और एक घुट पानी पीकर कहा कि मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर दूसरी नर्स ने प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और प्यार भरे शब्दों में पूछने लगी, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? और यहाँ कैसे आई हो? उसके सब सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने कहा, आंटी, मैं अनाथ हूँ और बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर उन सब नर्सों के चेहरे उदास हो गए। उन्होंने मुझे सहारा देते हुए अस्पताल के अंदर ले लिया। उस दिन से वही अस्पताल मेरा घर बन गया। वहाँ की सबसे पुरानी नर्स ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। वह दिन रात की ड्यूटी करती थी। शुरुआत में मैं बस एक बेसहारा और अनाथ लड़की थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मुझ जैसी लड़की को अस्पताल में दया करके जगह दी गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने वहाँ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। मैं जगह साफ करती थी, मरीजों तक दवाइयाँ पहुँचाती थी और नर्स आंटी की भी मदद करती थी। वक्त के साथ मैंने वहाँ डॉक्टरों और नर्सों को काम करते देखा और उनके हर काम को देखने और समझने का शौक होने लगा। अस्पताल के लोगों ने मुझे भले ही गोद न लिया हो, लेकिन मेरी पढ़ाई और परवरिश में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखता था। कई सालों की मेहनत के बाद मैं एक रजिस्टर्ड नर्स बन चुकी थी और पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी। अब मैं उसी अस्पताल में काम करने लगी थी, जहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये डर बना रहता कि शायद मैं कभी किसी के लिए अहम नहीं बन पाऊंगी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने सोचा था कि अब मेरे अतीत की परेशानियां मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। लेकिन उस रात जब मैं अस्पताल से देर से बाहर निकली तो मैं इस बात से अनजान थी कि इस वक्त रात में सुनसान सड़क पर अकेली लड़की का चलना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं तेजी से चल रही थी। मुझे जल्द से जल्द उस घर पहुंचना था जहां मुझे पाला था। नर्स शीला आंटी ने, जिन्होंने मुझे पहली बार अपने हाथों से पानी दिया था,
और मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरा था। उन्होंने मेरी पूरी जिम्मेदारी ली थी और मुझे पाला था। वह मुझे अपने घर ले गई थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। वही एक थी जो मेरा दर्द समझती थी और मुझे अपनी समझती थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें भी मुझसे बहुत जल्दी छीन लिया। 2 साल पहले एक बीमारी के कारण उनकी भी मौत हो गई और फिर उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वह मुझे अपना छोटा सा घर सौंप गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम इस घर में रहना और मेरे इस घर का हमेशा ध्यान रखना। मैं उसी घर की ओर जा रही थी और जब अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बिना पीछे देखे तेजी से चलने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं खुद को कोसने लगी कि आखिर मैंने रात के इस वक्त अस्पताल से अकेले निकलने की गलती क्यों की। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। एक भारी सी आवाज, रुको मैडम। मेरे कदम अचानक रुक गए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, 2 लड़के मेरे सामने खड़े थे, जिनका हुलिया अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे नशे में हो। उनकी शक्ल सूरत से ही लगता था कि वे गुंडे हैं। उनकी हालत देखकर मैं उनसे डर गई थी। खुद को संभालते हुए मैंने कहना शुरू किया, दूर रहो, क्या चाहते हो मुझसे? तब वे जोर से हंसने लगे और मेरी ओर कदम बढ़ाते हुए बोले, मैडम, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं कांपती आवाज में कहा, ये बदतमीजी क्या है? दूर रहो मुझसे, क्यों पास आ रहे हो? लेकिन वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी एक लड़का आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई और कहने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुला लूंगी। तब दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अरे तो चिल्लाओ, यहाँ इस सुनसान जगह पर कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा और इस वक्त हम तुम्हें कैसे जाने दे? हमें तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारे हवाले हो जाओ। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और इतनी ठंड में भी मुझे गर्मी महसूस होने लगी और मेरी छाती से पसीना बहने लगा। एक गुंडा मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़े हुए था। तभी मैंने देखा कि दूसरा भी धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। मैंने झट से उसके हाथ को काटा और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खुद वहां से तेजी से दौड़ने लगी। मुझे घर हर हाल में वहां से भागना था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने भयंकर हादसे घूम रहे थे। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर पहुंची, जहां दूर एक गाड़ी खड़ी थी। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ी और जैसे ही कार दिखी, मैंने तुरंत उसकी डिक्की खोली और मेरी किस्मत अच्छी थी कि डिक्की का हैंडल दबाते ही वह खुल गई। सोचने का वक्त नहीं था, मैं तुरंत डिग्गी के अंदर घुस गई और खुद को एक कोने में समेट कर लेट गई। मैंने एक हाथ से डिक्की बंद कर ली और बाहर से उन गुंडों की कदमों की आवाज मेरे कानों में आने लगी, जो मुझे ढूंढ रहे थे। वे बार बार कह रहे थे, कहाँ गई लड़की? यही थी, गली में घुसी थी। तभी दूसरा लड़का बोला, अरे यार, चलो यहाँ से, कोई और मिल जाएगी। वैसे भी पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन शिकार बहुत अच्छा था, हाथ से निकल गया। अफसोस रहेगा, मिल जाती तो मजा आ जाता। मैं कार की डिग्गी में चुपचाप पड़ी थी, उनकी बातें सुनकर खुद को घुटन में समेटे हुए। जब उनके कदमों की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन मेरी सांसें लगातार भारी होती जा रही थी। मैं दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि आज मेरी इज्जत बच गई। नहीं तो पता नहीं वे गुंडे मेरे साथ क्या कर देते। कुछ देर बाद मैंने कार का दरवाजा खोल खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी और फिर मुझे कुछ सोचने और समझने का भी मौका नहीं मिला। अचानक कार स्टार्ट हो गई। कार की हलचल बदल चुकी थी और ये सब होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, यह सोचकर कि अब क्या होगा। कार चल पड़ी थी। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है। एक के बाद एक परेशानियां मेरे ऊपर आ रही हैं। मैंने सोचा कि जैसे ही कार रुकेगी, मैं किसी भी तरह से बाहर निकलकर भाग जाऊंगी।
लेकिन कार रुकी ही नहीं रही थी, बस चलते ही जा रही थी। सफर लंबा होता जा रहा था। डर और घबराहट के कारण मुझे पसीना आने लगा था और सांसें लेना भी मुश्किल हो गया था। पता नहीं ये कार कहाँ जाकर रुकेगी। बाहर से कुछ आवाजें भी आ रही थी। शायद कोई बात कर रहा था। शायद किसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कार की डिग्गी में छुपी हुई हूँ। फिर कुछ देर बाद कार रुकी और किसी के कदम डिक्की की ओर बढ़ते हुए सुनाई दिए। मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक डिक्की खुली और एक तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ गई। 1 मिनट के लिए मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद करने से ये खतरा टल जाएगा और मैं उस मुसीबत से बच जाऊंगी जो मुझे और बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। शायद मैं खुद को बचा लूं। अगले ही पल जब मैंने आंखें उठाई तो दो खतरनाक शक्ल वाले गार्ड्स जो चमकदार कोट पहने हुए थे मेरे सामने खड़े थे। उनमें से एक की माथे पर गहरी सिलवटें थी। उसने गुस्से में मुझे देखकर पूछा, ए लड़की, तू कौन है? उसकी नजरें बहुत तेज थी। दूसरा गार्ड्स मुझे गौर से देख रहा था। लगता है कोई चोरनी है। दोनों की आवाजें भी बहुत डरावनी थी। उन्होंने मुझे कार से नीचे उतरने को कहा। मैं डर के मारे चुपचाप कार से नीचे उतर गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। उनमें से एक ने जोर से कहा, बता कौन है तू? मैंने कांपते हुए कहा, माफ करना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस इस कार में छुप गई थी। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा गार्ड गरजती हुई आवाज में बोला, ले जाओ इसे और बेसमेंट में बंद कर दो। ये सुनते ही मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं कुछ और कहना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए इस कार की डिक्की में शरण ली थी। लेकिन मेरे शब्द मेरे साथ नहीं दे रहे थे। दोनों गार्ड्स ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे खींचते हुए इस बंगले के अंदर ले जाने लगे। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने मुझे डांटकर चुप करा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे चक्कर आने लगे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर कुछ देर बाद मुझे इस बंगले के अंदर बने एक बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया गया और लगभग 1 घंटा बीत चुका था जब से मैं इस बेसमेंट में बंद थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आया, जिसे शायद मैं जानती नहीं थी। लेकिन उसने मुझे देखते ही जैसे सब कुछ भूल गया हो। वह मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे मेरे पास आ गया। मेरे चेहरे को सहलाने लगा और बोला, मैं तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स कौन है और इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा डर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जैसा मैं इस समय कर रही थी। मैं धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वह भी मेरे पास ही बैठ गया और फिर से मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने आंखों में झांका। वह मुझे इतनी गहराई से देख रहा था जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जैसे मैं उसके लिए कोई खोई हुई चीज थी जिसे वह ढूंढ रहा था। जैसे ही उसने मेरे गालों को छुआ, मेरा पूरा शरीर कांप गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी अनमोल चीज को प्यार से छू रहा हो। मेरी आंखों में उलझन थी। मैंने कहा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने गहराए घबराए हुए शब्दों में उससे कहा। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुमसे वही सवाल करूं तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरी कार की डिग्गी में कैसे आई? उसके शब्द सुनकर मैं शर्म से आंखें नीचे कर ली। चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। मैं उससे दूर हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन दीवार मेरे पीछे थी और वह इतना पास आ गया था कि मैं सांस लेना भूल गई थी। मैंने उससे विनती की, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैंने उससे धीमे स्वर में कहा और हाथ जोड़ लिए। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, जैसे वह मुझे रोकना चाहता हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। फिर वह सवालिया लहजे में बोलने लगा, क्या मैं तुम्हें जाने दूं? क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? मैं एक पल को रुक गई। उसके शब्दों में एक अजीब सी तीव्रता थी जो मुझे उलझा रही थी। मैंने अपनी आंखों से आंसू पहुंचे। वह बोला, तुम अब भी वैसी ही हो, बिल्कुल वैसी ही। इसके बाद तो
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बल्कि हर बात मुझे चौंका रही थी। मैं डर गई थी। मैंने कहा, मैं आपको नहीं जानती। इस समय मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह नीचे झुककर मेरे होठों के पास आया और अपने कानों से धीरे धीरे कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। और फिर उसके बाद मेरी सांसें तेज होने लगी। मेरे दिल की धड़कनें अब मेरे कानों में गूंजने लगी थी। तभी उसने मेरे कानों के पास आकर कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मैं नहीं जानती। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं उलझ गई कि वह इस तरह मुझसे क्यों बातें कर रहा है, जबकि उसके गार्ड्स ने तो मुझे देखते ही इस बेसमेंट में ला पटका था और मेरे साथ बहुत रूखा व्यवहार किया था, डांटा था। जबकि इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। उसका इतने प्यार से बात करना मुझे हैरान कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद विराज राजपूत बोलने लगे, क्या तुम्हें ये कुछ याद है? कोई पुरानी बात, कोई चेहरा, कोई नाम, कोई भी? मैंने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। और अब मैं कुछ याद करना भी नहीं चाहती इस जगह पर आने के बाद, क्योंकि जिस तरह के तुम्हारे आदमियों ने मेरे साथ बर्ताव किया है, उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया। वह मेरी ओर झुका और मेरी बाह को कसकर थाम लिया। उसके शब्दों में दबाव से वह बोलने लगा, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं दर्द से रोने लगी। उसने अपनी जेब में से एक वॉलेट निकाला। जब उसने ये लॉकेट मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं देखकर चौंक गई, क्योंकि मेरे गर्दन में भी ठीक ऐसा ही लॉकेट था। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? वह अचानक जोर से चिल्लाया और बोला, तुम्हें याद नहीं है कि ये मेरे पास कैसे आया? मैं उसकी तेज आवाज से घबरा गई। मैंने भी घबरा कर कहा, ये सब क्या है और तुम मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हो? मैं तो बस एक साधारण नर्स हूँ, एक अनाथ, एक छोड़ी हुई इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वह बोला, तुम छोड़ी हुई नहीं हो, तुम्हारी पहचान तुमसे छीन ली गई थी, तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली गई थी। उसकी बात सुनकर मेरा सिर सकराने लगा। मैंने कहा, तो फिर मैं कौन हूँ? मैंने उससे पूछा। विराज राजपूत कुछ देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे अपराधी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। वह कैसी बातें कर रहा था? मैं तो बस एक बेसहारा इंसान थी और फिर एक नर्स बन गई थी। लेकिन उसकी आंखों में जो विश्वास था वह मुझे तोड़ रहा था। मैंने सिर हिलाकर कहा, यह सब झूठ है। तब उसने कहा, यह सच है और यह भी सच है कि तुम्हारी पहचान को जानबूझकर छुपाया गया है। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी सांसें रुक गई। उसने कहा, तुम्हारा बड़ा सच ये है कि मेरे और तुम्हारे बीच बहुत गहरा रिश्ता है। यह कहकर वह तुरंत चुप हो गया। मैं उसे हैरानी से देखती रही, जो मुझसे एक गहरे रिश्ते का दावा कर रहा था। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, जब वक्त आएगा तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन फिर उसने कहा, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि मैं इस बेसमेंट में नहीं रह सकती थी। या मेरी सांसें घुट रही थी। मैं किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। राजपूत के वहां से जाते ही मेरे दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गई कि क्या मैं वाकई एक साधारण नर्स नहीं हूँ? क्या मेरी पहचान मुझसे छिपाई गई थी? लेकिन क्या ये सब सच था? शायद ये सब विराज राजपूत का नया जाल था, क्योंकि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक बहुत अमीर इंसान था और एक बिजनेसमैन। और अमीर लोगों के हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मैं भ्रम का शिकार हो चुकी थी। मुझे बस वक्त चाहिए था और आजादी। सारे आदमी बाहर जा चुके थे। मैंने मौके का फायदा उठाया और चुपके से दरवाजे की ओर गई और उसे धक्का दिया। दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने इधर उधर देखा और सोचा कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। तभी मेरी नजर बेसमेंट में लगे एक झूमर पर पड़ी, जो बहुत छोटा था। शायद उसी से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। शायद वो रोशनी बगीचे से आ रही थी।
शायद मैं वहीं से भाग सकती थी। मैंने जल्दी से एक कुर्सी खींची और उस पर चढ़कर झूमर को खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी खिड़की खुल गई थी। मैं उस पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक मेरी नज़र पीछे गई। ठीक मेरे पीछे राजपूत खड़ा था, दोनों हाथ सीने पर मोड़े हुए और मुझे टकटकी लगाए देख रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वो मुझे गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था। वह धीरे-धीरे मेरे पीछे बढ़ा और मैं सीधे खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुर्सी से नीचे खींचा और कहने लगा, "तुम्हारे अंदर हिम्मत बहुत है।" उसने गुस्से से भरे शब्दों में कहा। मैंने खुद को मजबूत किया और कहना शुरू किया, "तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है।" उसने मेरे कंधे को पकड़कर कहा, "पागल लड़की, ये कैदखाना नहीं है। मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ जो तुम्हें जानना चाहिए।" मैं चिल्लाकर बोली, "मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगी।" मैंने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से कसकर थाम लिया और मैं खुद को उससे छुड़वा नहीं पाई। उसने मेरी आँखों में झाँकते हुए कहा, "याद रखो, ये दुनिया तुम्हें निगल जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा।" मैंने कहा, "मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ।" विराज मुस्कुराया और बोला, "ठीक है, तो फिर भाग कर दिखाओ यहाँ से।" मैंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़वाया और पीछे हटकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खुला हुआ था। मैं भागने ही वाली थी कि तभी एक गोली की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक गोली मेरे पैरों के पास ज़मीन पर लगी। मैं अचानक कूदी और जब मैंने पलटकर उसे देखा, तो उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आँखों में घातक गुस्सा था। फिर उसने कहा, "यह गोली तुम्हारे सीने से होकर निकल सकती थी। अगर तुम यहाँ से फिर से भागने की कोशिश करोगी, तो तुम्हारी जान चली जाएगी।" वह धीरे-धीरे चलने लगा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं तुरंत पीछे हट गई। उसने कहा, "क्या तुम समझती हो कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ?" मैंने डरते हुए कहा, "तुम मुझे नहीं मार सकते।" मेरी बातें मुझे बिल्कुल समर्थन नहीं दे रही थी। उसने कहा, "और अगर मैंने ऐसा किया तो?" फिर वह मेरे पास आया और कहा, "कोई रास्ता नहीं है।" मैंने आखिरी बार दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की कि लेकिन फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दीवार से सटा दिया और कहा, "तुम कहीं नहीं जा सकती हो।" उसकी आवाज़ में धमकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब-सी अभिव्यक्ति जैसे वह मुझसे नज़रें न मिलाना चाहता हो। मैंने कहा, "कृपया मुझे छोड़ दो।" फिर उसने गुस्से में कहा, "मैं तुम्हें कहीं भी कभी नहीं जाने दूँगा। तुम हमेशा से मेरी ज़िम्मेदारी रही हो।" उसकी बातें सुनकर मेरी आँखें हैरान हो गई। मैंने चिल्लाते हुए कहा, "यह सब झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे फ़ायदा उठाना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाली। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? क्यों तुम्हारी बात माननी चाहिए? क्यों? कि मैं तुम्हें जानती ही भी नहीं।" फिर उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर कहा, "फ़ायदा और मैं बहुत जल्दी उठाऊँगा। हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। वह जाएगी लेकिन अभी नहीं।" उसने कड़े शब्दों में कहा। फिर विराट राजपूत के इशारे पर एक आदमी अंदर आया। वह उसका गार्ड था। विराज राजपूत ने उसे आदेश दिया और कहा, "इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। अब यह यहाँ से नहीं जाएगी।" मैंने चिल्लाते हुए कहा, "नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। कृपया मुझे जाने दो।" लेकिन गार्ड ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और मुझे वहां से ले जाने लगा। विराज राजपूत ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ झुकते हुए देखा। "मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर चाहता हूँ।" मैंने सोचा, क्या वह सच में मेरी सुरक्षा चाहता है? क्या वह मुझे बचा रहा है या फिर मुझे अपनी कैद में रखने का बहाना बना रहा है? विराज के आदेश पर गार्ड ने मुझे बेसमेंट से बाहर निकाला और फिर मुझे बंगले के अंदर एक शानदार कमरे में ले गया। यहाँ सबसे पहले मैंने बाहर से कांच की खिड़कियां देखी, जिनसे रोशनी आ रही थी। पूरा कमरा एक शानदार होटल जैसा लग रहा था। दीवारें सफेद और हल्के गुलाबी रंग की थी। दीवारों पर खूबसूरत और महंगी पेंटिंग्स लगी थी। मुलायम बिस्तर और आरामदायक सोफे। यह कमरा बिल्कुल मेरे सपनों जैसा लग रहा था।
मैं हैरान होकर बुदबुदाई, इस जगह को देखकर मैं बिल्कुल खुश हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कैद किया जाएगा। यह कमरा घर का सबसे खूबसूरत कमरा लग रहा था। इस कमरे की सुंदरता मेरे दिल को शांति देने की बजाय बेचैनी कर रही थी। फिर गार्ड ने कहा, मैम, अब आपको यहाँ रहना होगा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्यों? मुझे यहाँ क्यों रहना होगा? और क्या यह क्या जगह है? उसने कहा, यह मालिक का घर है और यह उनका सबसे खास कमरा है, जहाँ केवल उनके खास लोग रह सकते हैं। गार्ड ने सादा सा जवाब दिया और फिर बाहर चला गया। मैं कमरे के चारों ओर घूमने लगी और कमरे की जांच करने लगी, लेकिन पूरा कमरा वीरान था। यहाँ कोई नौकरानी नहीं थी, कोई महिला नहीं थी और न ही कोई गार्ड था। मुझे सोचने लगा कि क्या मैं यहाँ अकेली रहूंगी? लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर दूसरे कमरे की ओर बढ़ी, अचानक पिछला दरवाजा खुला और एक लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र शायद 27-28 साल के आसपास रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था और उसके चलने में आत्मविश्वास था। उसने कहा, तुम वही हो जिसे विराट सर ने यहाँ रखा है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम अनीता है और मैं विराट सर की सचिव हूँ। यहाँ तुम हो, यह कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ केवल सर के खास लोग आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने उससे सख्ती से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? अनीता ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम्हें इसे समझने में समय लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी यहाँ आता है वह अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकता। मेरी धड़कन तेज हो गई। यह कहकर वह वहां से चली गई। जैसा कि यह कमरा खूबसूरत था, वैसे ही इसके अंदर कुछ गलत हो रहा था। यहाँ कौन रहता है और मेरा विराज राजपूत से क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह मुझे परेशान क्यों कर रहा है? उसने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे विराट राजपूत के आदेशों पर इस कमरे में रखा गया था। 3 दिन हो गए थे जब से मैं यहाँ आई थी। इन 3 दिनों में मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रही। इतना बड़ा कमरा होने के बावजूद मुझे यहाँ घुटन हो रही थी। मैं यहाँ से बाहर आई और गैलरी की ओर बढ़ी। यहाँ से मैं उड़ते हुए पक्षियों को देख सकती थी। अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने विराट को देखा। राजपूत खड़े थे और धीरे से बोले, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, एक कैदी अपनी आज़ादी के अलावा और क्या सोच सकता है? उन्होंने फिर से चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए कोई जेल नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारे यहाँ सुरक्षा के लिए रखा है। जब सच सामने आएगा तो तुम जान पाओगी। मैं उन्हें खाली निगाहों से देख रही थी। अगले दिन अनीता, जो विराट राजपूत की सेक्रेटरी थी, उसका चेहरा पहले से बहुत अलग था। उसने मुझे शक भरी आंखों से देखा, जैसे मैं अब उसके लिए खतरा बन चुकी हूँ। उसने पूछा, तुम रात को कहाँ गई थी? मैं झिझकते हुए कह रही थी कि मैं यहीं थी। तो उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। यह मत बोलो कि यह विराट राजपूत का घर है। यहाँ सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। मेरे दिल में अलार्म की घंटियां बजने लगी, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जाने का नया रास्ता ढूंढ रही थी। अचानक दोपहर में विराट आ गया। वह हमेशा की तरह घमंडी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह मेरे कम चेहरे में कुछ तलाश रहा था। उसने नरम आवाज में पूछा, तुम खुद को यहाँ कैद क्यों महसूस कर रही हो? मैंने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं यहाँ बंद हूँ। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, यह घर उन्हीं लोगों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बचाने की जरूरत होती है। अब तुम नहीं जानती हो, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा हो। मैंने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उससे दूर कदम बढ़ाए और कहा, मैं एक सिर्फ सामान्य नर्स हूँ और अनाथ हूँ। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम सिर्फ एक सामान्य नर्स नहीं हो, बल्कि तुम इस घर में बहुत गहरे संबंध रखती हो। एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गई, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी से इस तरह का सामना नहीं किया था। और आज विराट के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। फिर उसने कहा, हमारा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। उसे सुनकर
ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग बंद हो गया हो। मैंने कहा, यह मजाक है ना? उसने कहा, नहीं। उसकी आंखों में वही लापरवाही थी जो मैंने पहले कई बार देखी थी। फिर उसने कहा, तुम मेरे पिता के बहुत करीबी दोस्त की बेटी हो। तुम्हारा परिवार और हमारा परिवार इस घर में साथ रहते थे। लेकिन एक बुरा समय आया जब तुम पैदा हुई और तुम्हें इस घर से दूर भेज दिया गया, क्योंकि मेरे पिता और तुम्हारे पिता इतने करीबी दोस्त थे कि वे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। हम एक ही बंगले में रहते थे और एक दूसरे के व्यवहार सम साझीदार थे। लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद कुछ लोगों को यह नहीं चाहा कि तुम जियो, लेकिन तुम जीवित बच गई और एक अनाथ आश्रम पहुंच गई। मेरा दिमाग घूमने लगा और मैं चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे पिता के दोस्त की बेटी हूँ, तो फिर तुमने मुझे क्यों बंदी बना लिया? उसने मुझे देखा और हल्की आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारा लौटना इस घर में एक नया युद्ध शुरू कर देगा और मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध की वजह बनो। सच जानने के बाद मेरी हकीकत बदल चुकी थी। मैं अब वो नहीं थी जो मैंने सोचा था। मैं सिर्फ एक नर्स नहीं थी, बल्कि मैं इस घर की एक सदस्य थी जिसे उनसे अलग कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह था, क्या मैं सच में इस घर की बेटी हूँ या यह विराज राजपूत का नया चाल है? विराट ने फिर से कहा, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? मैंने सिर हिलाकर नकारा किया और अपनी आंखें बंद कर लिए। मैंने अपनी याददाश्त को मजबूती से खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। कुछ टुकड़े, कुछ आधी आधी सुनी बातें, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। वह मेरे पास आया और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलवाऊंगा। मैंने उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने यह ठान लिया था कि मुझे अपनी असली पहचान के बारे में सच जानना ही होगा। वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। कमरे में सन्नाटा फैल चुका था। जब अचानक मेरे कमरे पर हल्की दस्तक हुई, मैं चौंक गई और पूछा, कौन है? उसने कहा, यह है मैं, अनीता। मैंने दरवाजा खोला और अनीता अंदर आ गई। वह हमेशा की तरह चुप और उलझी हुई लग रही थी। उसने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैं उसके सवाल से चौंक गई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, तुम्हें हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें सच जानना चाहिए। उसके शब्द मुझे उलझा रहे थे और मैंने पूछा, कौन सा सच? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, विराट सर ही वह है जिन्होंने तुम्हें यहाँ लाया है, लेकिन वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं उलझन में पड़ गई, क्योंकि मैं सच में उसके पिता के दोस्त की बेटी हूँ। तो फिर वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? और फिर उसने दोस्ती के बारे में बताया कि वे कितने करीब दोस्त थे, कि उनका एक साझा व्यापार था और एक ही घर में रहते थे। अनीता ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं विराट सर के पास इस घर की सारी संपत्ति पर अधिकार है, तो तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे मजबूरन यह सोचना पड़ा कि क्या विराट राजपूत सच में मुझे नियंत्रित कर रहा है या वह कुछ चाल चल रहा था। अनीता मेरे दिल में उलझन छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन विराट ने मुझे अपनी स्टडी रूम में बुलाया। वह अपनी कुर्सी पर बैठा था और मुझे ध्यान से देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? मैंने चुप्पी साधी और वह भी चुप रहा। फिर उसने मुझसे कहा, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमसे धोखा कर रहा हूँ? मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, मुझे नहीं पता। वह उठा और मेरे पास आकर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम खुद सच पता लगाओ। हर इंसान तुम्हें किसी न किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और चुनौतीपूर्ण स्वर से पूछा, क्या तुम भी मुझसे किसी नए चाल के लिए इस्तेमाल कर रही हो? वह मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन तुम मुझ पर भी दूसरों की तरह विश्वास कर सकती हो। एक रात मैं घर के पीछे से कोने में चली गई, जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे यह जानना था कि इसके पीछे की कहानी क्या है। मौसम ठंडा था, लेकिन मैंने अपने कदम नहीं रोके और मैं पीछे बने स्टोर रूम की ओर बढ़ गई। कमरे के दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो और यहाँ कोई नहीं आया हो। मैंने चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई न हो। फिर मैंने अपने हाथ से स्टोर रूम का दरवाजा खोला और धीरे धीरे उसे खोला।
दरवाजा एक खटखटाहट की आवाज से के साथ खुला। स्टोर रूम में बहुत पुराना सामान रखा हुआ था। चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जो यह साबित कर रहे थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। सामान चारों ओर बिखरा हुआ था। मेरी नजर एक ट्रक पर पड़ी, जो जंग से पूरी तरह ढका हुआ था और उसमें एक बड़ा ताला लटका हुआ था। इसे देखकर मेरी रुचि जागी कि इसके अंदर क्या होगा। मैंने इसे खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रही। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मैं ट्रक का ताला खोलने में सफल रही। ट्रक खोलने पर मैंने अंदर एक तस्वीर देखी, जिसे देखकर मेरा सिर घूमने लगा। मैंने यह तस्वीर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या जो विराट ने मुझे बताया, क्या वह सच है। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं जल्दी से तस्वीर को ट्रक में वापस रखा और कदमों की आवाज मेरे पास आने लगी। डर के कारण मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था। लेकिन दरवाजे के पास एक परछाई थी। अगले ही पल अनीता आई और जोर से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में गंभीरता थी। मैंने खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो और बोली, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैंने कहा, नहीं। वह बोली, जितने ज्यादा सवाल तुम पूछोगी उतना ही ज्यादा तुम उलझ जाओगी। कुछ सवालों के जवाब जरूरी नहीं होते। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि फिर खुद को रोक लिया। अगले दिन विराट मुझे प्यार भरी आंखों से देख रहा था और कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा, क्यों? उसने कुछ समय तक मुझे देखा और फिर धीरे से कहा, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले जिसे तुम्हें स्वीकार करना हो, तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे बताऊं कि मैंने उस ट्रक में जो तस्वीर देखी थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने इससे इसलिए लिया क्योंकि मैं पहले यह जानना चाहती थी कि मेरी असली पहचान क्या है। रात को मैं फिर से उसी स्टोर रूम में चुपचाप गई, जो घर के पुराने हिस्से में था। इस बार मैंने वहां रखी एक पुरानी अलमारी खोली और कुछ पुराने कागजों को देखा। ये संपत्ति के कागज थे। मैं इन सबको देख रही थी जब अचानक विराट कमरे में आ गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने कागज उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, यह सब क्या है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने उसे बताया, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मैं यह सब तुम्हें पहले बताना चाहता था, जब तुम यहाँ आई थी। मैंने कहा, अगर तुम मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं कौन हूँ और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, तो तुमने यह सब मुझसे क्यों छिपाया? मैं चुप रहा। शायद उसकी चुप्पी मेरे सवालों का जवाब थी। मैंने पूछा, तुम्हारा मकसद मुझे यहाँ लाने का क्या था? उसने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें सुरक्षा देना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही थी। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। उसकी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी जब उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त। जब दोनों ने अपनी जवानी में कदम रखा, तो दोनों ने साथ में अपना व्यवसाय शुरू किया था। दोनों एक दूसरे के व्यापार भागीदार थे। दोनों ने अपनी कमाई से इस बड़े बंगले को खरीदा था, जिसमें दोनों परिवार रहते थे। तुम अपने माता पिता की इकलौती बेटी हो थी और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा। मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। असल में तुम अनाथ नहीं हो। जब तक तुम 3 साल की नहीं हुई थी, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मेरे पिता के दिल में लालच आ गया। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से बाहर करने का निर्णय लिया। लेकिन जो हिस्सा मेरे पिता का इस घर में था, तुम्हारे पिता का भी उतना ही हिस्सा था। लेकिन मेरे पिता की मनसा खराब हो गई। तुम्हें यह गलत कहानी सुनाई गई कि तुम एक परित्यक्त लड़की हो। तुम्हें जन्म के बाद अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था।
इस घर में मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को नौकरानी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने तुम्हारे पिता की मृत्यु का पूरा फायदा उठाया और तुम्हारी माँ के सारे घर के काम करवाए। तुम्हारी माँ के ये दिन आंसू में बीतने लगे। फिर तुम्हारी माँ ने एक फैसला किया कि वह हमारे परिवार के वकील के पास गई और उसे बताया कि वह अपने पति की आधी संपत्ति वापस लेना चाहती है और उसे तुम्हारे नाम ट्रांसफर करना चाहती है, क्योंकि वह खुद अपनी जिंदगी पर विश्वास नहीं कर सकती। जब मेरे पिता को यह पता चला कि तुम्हारी माँ अपने पति की संपत्ति वापस लेना चाहती है, और हाँ, एक बात और, जिस दिन तुम पैदा हुई, तुम्हारे और मेरे पिता ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे अपनी दोस्ती को और गहरा करेंगे। हमारे माता पिता ने हमारी शादी भी तय कर दी थी और बचपन में ही हमारी सगाई हो गई थी। जब तुम्हारा पहला जन्मदिन आया, और वह तस्वीर भी इसका गवाह है। लेकिन समय के साथ साथ इसके साथ साथ मेरे पिता ने सारे वादों को भूलना शुरू कर दिया और अपनी दोस्ती को भी भूल गए। उनके दोस्त की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार को तंग करना शुरू कर दिया। मेरे पिता चाहते थे कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद वह तुम्हें इस घर में नौकरानी की तरह रख ले और तुम्हारी पहचान तुमसे छिपा रहे। लेकिन तुम्हारी माँ चाहती थी कि वह उनकी संपत्ति इस घर में से ले ले। मेरे पिता को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए 4 साल की उम्र में उन्होंने तुम्हें अनाथालय भेज दिया और तुम्हें अपनी माँ से अलग कर दिया। तुम्हारी माँ व्यथित होकर रोती रहती थी, लेकिन इस घर में कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। मैं 7 साल का था और तुम्हारी माँ की हर समस्या को बहुत अच्छे से समझता था। इसलिए मैं कभी कभी चुपके से तुम्हारी माँ के साथ अनाथालय में तुम्हें मिलने जाता था। उस समय तुम इतनी समझदार नहीं थी। हम तुम्हें साल में एक बार मिलने जाते थे, जिसके बाद तुम अपनी माँ और मुझे भी भूल गई थी। फिर एक दिन तुम्हारी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मेरे माता पिता ने मुझे विदेश में पढ़ाई के लिए भेज दिया। फिर कुछ सालों बाद जब मैं यहाँ वापस आया, तो मैंने अनाथालय में तुम्हें मिलने जाने का सोचा। जब मैं वहां गया तो पता चला कि तुम वहां नहीं थी। मैंने तुम्हें हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी तुम्हारा पता नहीं चला। लेकिन उस दिन जब भगवान ने तुम्हें खुद इस घर में भेज दिया, तो मुझे तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगी। और फिर यह लॉकेट तुम्हारी गर्दन में है। मेरे पास भी एक ऐसा ही लॉकेट है। मैं तुम्हें यह लॉकेट दिखाया। हमारे पिताओं ने यह हमें बचपन में खरीदी थी। यह लॉकेट तुम्हारी गर्दन में बचपन से ही था। इसका मतलब है कि तुम मेरी मंगेतर हो। मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने तुम्हें इस घर में बंदी नहीं रखा। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम यहाँ रहो और पूरी सच्चाई जान सको। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ यह चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर न जाओ। मैं तुम्हारी तरफ से अपने माता पिता से माफी मांगता हूँ। उन्होंने तुम्हारे पिता की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश की थी। यही लालच जिसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया, और तुम्हारे साथ ही यह सब हुआ। लेकिन अब मैं सब कुछ सही करूंगा। यह कहते हुए विराट ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर उसने कहा, सच को स्वीकार करने में समय लगता है, लेकिन याद रखना, मैंने कभी तुम्हें बंदी नहीं रखा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। तुम मेरी बचपन की ही प्यार हो। विराट के शब्दों को सुनकर मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैंने उसे कहा, कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस घर को देखते हुए रो रही थी और सोच रही थी कि किस पागलपन में मेरा बचपन बीता। इतनी संपत्ति होने के बावजूद मैंने अपना जीवन अनाथालय में क्यों बिताया? और यह लोकेट, जिसे मैं हमेशा यह समझा करती थी कि अनाथालय के किसी इंसान ने मुझे पहनाया था, वह दरअसल मेरे माता पिता की आखिरी यादगार थी। यही कारण था कि मैं हमेशा इसे अपने आप से अलग करने की कोशिश करती थी। लेकिन मुझे अपनी खाली गर्दन पसंद नहीं आती थी, इसलिए मैंने कभी इसे उतारने की कोशिश नहीं की, और आज यही मेरी पहचान बनने का कारण बन गया। फिर मैंने उठकर विराट के पास गई, जो बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। फिर मैंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि अब सच्चाई से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं था। हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कभी कभी किसी इंसान की पहचान अपने
ही इज्जत गिराने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जब उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है, तो उस पर विश्वास करना और उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सच्चाई को स्वीकारना और अपनी ऐसा पहचान को जानना जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं। कभी-कभी हम अपनी परिस्थितियों से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही हमें सही रास्ता दिखाती है। इसलिए कभी भी अपनी पहचान और अपने अतीत से भागने की बजाय उसे स्वीकार करें, क्योंकि यही आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य और प्यार दिलाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।